हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका जोरावर क्लासेस पर। और हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे आज। तो आप वही साथ साथ आंसर करेंगे ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आप कितने क्वेश्चंस को ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन मोस्ट केसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक मेकअप, तो ज्यादातर मामलों में किसी व्यक्ति के अनुवांशिक मेकअप का प्रभाव जो है किस तरह से होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गारंटीज ए सर्टेन आउटकम, कि इससे निश्चित हो जाता है कि भाई ये परिणाम तो होगा ही होगा। ठीक है, गारंटी देता है बिल्कुल कि ये जेनेटिक मेकअप इस तरह का है, जेनेटिकली ये चीजें हैं तो ये चीज ऐसे ही होगी, मतलब वो वाली बात है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि डायरेक्टली डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर, या फिर डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकता है किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर की डेवलपमेंट कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये जेनेटिक मेकअप हमारा पहले से ही वो डिसाइड कर लेता है। कैन ओनली इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन आउटकम अकरिंग, या फिर कोई भी परिणाम जो है उसकी संभावना को घटा या बढ़ा सकता है। मतलब गारंटी नहीं देता है, डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं करता है, बल्कि ये हमें एक तरह से ये संभावना व्यक्त कर सकता है, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है ओवरराइड्स एनी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस दैट मे अकर, किसी भी पर्यावरणीय प्रभाव को ओवरराइड करता है जो हो सकता है। ओवरराइड का मतलब होता है आप कैंसिल कर देना या फिर मतलब उससे बिल्कुल नकार देना उसको एक तरह से, यानी कि एनवायरमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा सीधे भाषा में कहें तो देखिए जेनेटिकली हमने ये सुना है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इफेक्ट होता है हमारी डेवलपमेंट पर। किसका ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होगा या फिर किसका कम होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है इन दोनों का। हो सकता है किसी में जेनेटिक्स ज्यादा हैवी हो जाता, मतलब हावी हो जाती है, किसी में एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टडी ऐसी हुई है कि अगर जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरह का है कि कोई चीज रेस्ट्रिक्टेड थी, फिर भी एक एनवायरनमेंट मिलने से वो चीज उसमें इंप्रूवमेंट आता है। यानी कि जेनेटिक मेकअप जो है एक तरह से लिमिट सेट कर सकता है, पर ये गारंटी नहीं दे सकता कि भाई कोई आउटकम इस तरह का होगा, या फिर डायरेक्टली ये डिटरमाइन नहीं कर सकता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि ये किसी भी चीज को की संभावना को ये घटा या बढ़ा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई जेनेटिकली इतना ही हो पाएगा, इससे मतलब इंप्रूवमेंट कर सकता है, बट ये चीज हो सकती है, या फिर ये चीज बढ़ सकती है, ये चीज घट सकती है। तो ये इस तरह से प्रिडिक्शन हो सकती है जेनेटिक मेकअप के आधार पर, लेकिन ये डायरेक्टली जो है डिटरमाइन इस चीज को नहीं करता है कि कितना होगा, कैसे होगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन कंसीडरिंग द इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर टू अंडरस्टैंड दैट। जब भी हम इंटरैक्शन देखते हैं, जो अंतःक्रिया होती है अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में, तो हमारे टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है समझना, ये आपको बताना है। चेंजिंग ए चाइल्ड्स एनवायरनमेंट कैन हैव लिटिल इफेक्ट ऑन हेरिडिटी इन्फ्लुएंस, कि अगर आप एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो उसका बहुत ही थोड़ा सा असर पड़ता है। तो अभी मैंने समझा है ऐसा नहीं होता है, कई बार एनवायरनमेंट चेंज करने से आप देखते हैं कि रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे मिलते हैं। प्रेजेंट एजुकेशनल व्यू पॉइंट्स प्लेस मोस्ट ऑफ देयर एम्फोसिस ऑन द रोल ऑफ हेरिडिटी। ऐसा भी नहीं है, व्यू पॉइंट्स दोनों तरह के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोग कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हेरिडिटी का रोल होगा। ये आपने भी थियरीज वगैरह पढ़ी होंगी, आपने भी कुछ किताबें पढ़ी होंगी, सब में यही रिजल्ट निकल कर आता है कि दोनों का इंटरेक्शन होता है। प्रेजेंट एजुकेशनल व्यू पॉइंट्स एस्क्राइब टू ए मेडिकल मॉडल ऑफ एक्सेप्शनैलिटीज, तो ये भी नहीं है कि भाई असाधारण का एक चिकित्सा मॉडल के अनुरूप है, ये भी नहीं कहते हैं। चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कैन रिजल्ट इन बिहेवियर चेंजेस, तो ये है कि भाई अर्ली चाइल्डहुड में अगर आप एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं तो बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर इंटरेक्शन की बात हो रही है, तो एनवायरमेंट कंडीशन अगर आप चेंज करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, है ना। वो एक एग्जांपल बहुत कॉमन इसमें बताया जाता है कि दो ट्विन्स होते हैं, ट्विन 1 ट्विन 2, मतलब ये कह सकते हो आप, दोनों को अलग अलग एनवायरमेंट में आप बड़ा करोगे। सपोज जब बच्चे अनाथालय में होते हैं, उनको गोद ले लिया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो भी एनवायरमेंट उनको मिलता है वो उसी के अनुसार ढल जाते हैं। हालांकि कुछ चीजें उनमें सेम हो सकती है, वो एक जैसे दिख सकते हैं, ठीक है, फिर उनकी आंखों का कलर सेम हो सकता है, चलने का बातचीत करने का तरीका एक हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जो बदल जाते हैं एनवायरमेंट की वजह से। एक को थोड़ा फ्रीडम मिली हो तो वो अलग बिहेव करेगा, एक थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड माहौल में रहा होगा तो उसका अलग इफेक्ट होता है। तो ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरेंट्स एम्पावरमेंट रेफर्स टू, यानी कि माता पिता का अगर सशक्तिकरण करने की बात कहें तो उसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। असिस्टिंग पेरेंट्स इन बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर चाइल्ड्स एजुकेशन, मतलब माता पिता को अपने बच्चे की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी बनने में, अगर आप ये करते हैं तो अब मतलब आप माता पिता का सशक्तिकरण कर रहे हैं। ए पेरेंट्स एडवोकेसी ग्रुप फॉर सिंगल वर्किंग मदर्स,
तो ये तो एक ही पेरेंट की तरफ नहीं जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग दैट मेनी पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज गो थ्रू, ठीक है, दुख की प्रक्रिया है कि विकलांग बच्चों के कई माता पिता गुजरते हैं उस दुख की प्रक्रिया से। तो ये सशक्तिकरण नहीं है, ये भी नहीं है। सशक्तिकरण होगा कि बच्चों को जो है मतलब माता पिता को जो है आप एक्टिव मेंबर बनाए उनके बच्चे की एजुकेशन में, उनकी डेवलपमेंट में। तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ भाई पेरेंट्स का आप एम्पावरमेंट कर रहे हैं अगर आप उनका एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक रोल उनको समझाते हैं कि आपके बच्चे के डेवलपमेंट में आपका कितना रोल है। नेक्स्ट है One area of exceptionalities where prevalence that seems to be increasing rapidly। तो असाधारणताओं का एक क्षेत्र जहां व्यापकता तेजी से बढ़ रही है। तो मतलब असाधारणता यहाँ पर डिसेबलिंग उसकी बात की है, स्पेशल चाइल्ड कह सकते हैं आप, जो असाधारण बच्चे होते हैं उनकी बात हुई है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म या फिर मतलब जहां पर व्यापकता जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो देखिए इसका आंसर वैसे आपको पता हो भी या ना हो, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब स्टडीज में ऐसा माना गया है कि अराउंड 158 टू 160 बच्चों में अगर हम देखें तो हर एक बच्चा जो है ऑटिज्म है उसको, मतलब ये बीमारी है उसको, डिसऑर्डर है ये, ठीक है। मतलब अगर आप 160 बच्चों पे देखते हैं तो 160 में से हर एक बच्चा, मतलब एक एक बच्चा जो है ऑटिज्म से शिकार है। अगर वर्ल्ड वाइड हम स्टडी को देखें, इवन यूएसए में तो ये पाया गया कि 54 या 60 के अराउंड आई थिंक हर 54 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट प्रोफेशनल नाउ व्यू डिसेबिलिटी एज। बहुत सारे प्रोफेशनल जो हैं, अधिकांश पेशेवर अब क्या मानते हैं डिसेबिलिटीज को, विकलांगता को क्या मानते हैं, ये आपको बताना है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम मानते हैं, प्रॉब्लम विद इन द चाइल्ड मानते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कहेंगे कि नहीं पर्यावरण में दिक्कत है। द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द एनवायरमेंट, द फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स। तो डिसेबिलिटीज बहुत तरह की होती है, मैंने कहा ना स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज भी होती हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती हैं। तो मोस्टली प्रोफेशनल्स ये मानते हैं कि डिसेबिलिटी सिर्फ बच्चे में नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे का एनवायरमेंट किस तरह का है, उसमें और वो ट्रॉमा में चला जाता है, तो सारी चीजें मिलकर जो है उसको डिसेबल बना देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचर्स हु चैलेंज देयर स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअली कैन एनकरेज। तो जो भी टीचर जो होती हैं अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करती हैं, वो क्या किस चीज को एनकरेज कर रही हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है गिफ्टेड इंक्लूजन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक्सेप्शनल लर्नर्स और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये कहता है कि भाई हमारी जो भी सक्सेस होती है या फिर हमारे जो भी फेलियर होता है वो हमारे हार्डवर्क का रिजल्ट होता है। हम जो एफर्ट्स लगाते हैं उसी का रिजल्ट है हमारी जो सक्सेस फेलियर है। बेसिकली हार्ड वर्क में बिलीव करता है। जब हम अंदर से ही सोचते हैं ना अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सफलता मिलेगी, तो ये आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। अगर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल बताएं तो भाई ठीक है, हम अपनी सक्सेस या फेलियर को किसी और चीज पर थोप देते हैं कि नहीं मेरे साथ तो ये गलत हुआ इसलिए मैं फेल हो गया, ये चीज थी तो इसलिए मैं सक्सेसफुल हुआ, मतलब वो वाली चीजें हैं। गिफ्टेड इंक्लूजन तो यहाँ पर आंसर होगा नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक्सेप्शनल लर्नर्स भी यहाँ पर नहीं होगा। कैन एनकरेज है तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी में से ही, ए और सी में से ही सही होगा। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, बेसिकली इसमें न्यूरॉन्स और जो न्यूरल नेटवर्क होता है आपके ब्रेन में, बेसिकली वो होता है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, वो किस तरह से कनेक्शन बनता है बिहेवियर के बीच में, मतलब बिहेवियर और रिस्पॉन्स के बीच में किस तरह से कनेक्शन बनता है। जब आप नई इंफॉर्मेशन को देखते हो, सेंसरी स्टिमुलेशन होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, कोई डिसफंक्शन होता है ब्रेन में, तो उसके बाद जो है जो कनेक्शन बनता है आपके बिहेवियर में, आपके रिस्पॉन्स में, उन दोनों के बीच जो कनेक्शन बनता है, तो उसको बेसिकली चेंज करना जो है, ब्रेन की जो चेंज करने की कैपेबिलिटी होती है जब भी कोई नई चीज आती है आपके सामने इंफॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्यों मैं कह रही हूं ए, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल, अगर आप बच्चों को चैलेंज करते हैं, सपोज यू आर चैलेंजिंग स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअली, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज करेंगे, चैलेंज करके जब वो देखेंगे कि हाँ भाई इसमें मेरा क्या रोल है, टीचर ने मुझे चैलेंज दिया है, आप उसमें सक्सेस होते हैं, फेलियर होते हैं, उस आप चैलेंज को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, और जब आप एक्सेप्ट करके उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ भाई मैंने एफर्ट किया है और मेरी वजह से ये चीज हुई है। अगर आप मेहनत करेंगे, और ऑब्वियसली जब आप टीचर जो है 5 बच्चों को मान लीजिए क्लास में चैलेंज देता है, 5 में से अगर 3 भी सफल होती है तो बाकी बच्चों पे भी इंपैक्ट जाएगा ही ना कि हाँ भाई देखिए इन बच्चों ने मेहनत करी, इनको चैलेंज किया गया, इन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज किया और ये पास भी हुए, उसमें सफल भी हुए। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को एनकरेज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बेस्ट। तो जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, ये थोड़ा इसमें थोड़ा गलत सा लिखा हुआ है,
मतलब ये गूगल ट्रांसलेट की वजह से। आपने गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स की बात होती है, तो वो कब बेस्ट करते हैं, मतलब कब वो लर्न बेस्ट करते हैं, मतलब कब उनको लर्निंग सबसे अच्छी होती है, ये बताना है। तो बेसिकली काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो है किसी ना किसी फिजिकल या बॉडीली मूवमेंट करके ही कुछ ना कुछ अच्छी तरह से सीखते हैं। जब बॉडी की बात आती है, जो फिजिकल एक्टिविटीज की बात आती है, तो वो उनके थ्रू ज्यादा सीखते हैं। इन लर्नर्स का ये स्टाइल होता है। तो आपको ये बताना है कैसे आएगा इसका आंसर, मतलब कब बेस्ट करेंगे। डूइंग करके, हियरिंग करके, टेक्स्ट और वॉचिंग वीडियोज, काम या क्वाइट। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कि कुछ करके, कोई फिजिकल एक्टिविटी करके, ठीक है, अपनी बॉडी को यूज करके वो सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राहुल इज ऑब्सेस्ड विद हिज ग्रेड्स, मतलब वो बहुत ही ज्यादा मतलब अपने ग्रेड्स को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ही स्टडीज 3 hours एवरी नाइट सो दैट ही कैन मेक स्ट्रेट एज एंड गेट इनटू ए गुड कॉलेज। वो बहुत पढ़ता है, डेली हर रात को 3-3 घंटे पढ़ रहा है ताकि उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। विच गोल ओरिएंटेशन डज डिस्क्राइब्स राहुल। तो राहुल को कौन सी गोल ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर राहुल जो है बहुत ऑब्सेस्ड अपने ग्रेड्स को लेकर। उसको ये है कि बस उसको कैसे भी अपना नंबर लेकर आना है, ठीक है, उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वो परफॉर्म तो कर ही रहा है, अवॉइडेंस तो नहीं आएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल कट जाएगा। वर्क अवॉइडेंट भी नहीं होगा, क्योंकि वो टाल नहीं रहा है किसी चीज को, वो लगातार मेहनत कर रहा है पूरा। लेकिन उसका टारगेट क्या है, बेसिकली उसको एक, मतलब ऑब्वियसली अगर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको दूसरों से आगे निकलना पड़ेगा। परफॉर्मेंस अप्रोच यहाँ पर यूज हुई है, यानी कि प्रदर्शन दृष्टिकोण यहाँ पर यूज हुआ है। परफॉर्मेंस में क्या होता है ना, कि एक तो होते हैं मास्टरी गोल्स और एक होते हैं परफॉर्मेंस गोल्स। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल्स इसलिए है कि यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है, अच्छा दूसरों के मुकाबले आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर राहुल उसी चीज के लिए लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किसी कंसेप्ट को या किसी चीज को मास्टरी करने की बात नहीं है। जब हमारे मास्टरी गोल्स होते हैं तो हम यहाँ पर मास्टर करना चाहते हैं कंसेप्ट को, हमारे गोल्स जो भी आप सीखना चाहते हैं उस पर मास्टरी पर आपका ध्यान होगा, ना कि इस चीज पर कि आपको कितने ग्रेड्स मिलेंगे या जो भी होगा उस पर काम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो कहते हैं कि हमें मास्टरी गोल्स ही हमेशा बच्चों के अंदर जो है मतलब बढ़ाने चाहिए, मास्टरी गोल्स की तरफ ध्यान दिलवाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है चीजों को मास्टर करना सीखे, ठीक है, उसमें श्रेष्ठ बनना सीखे, ना कि ये कि वो कंपैरिजन करे। लेकिन यहाँ पर वो कंपैरिजन ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इसलिए वो डेली 3 घंटे पढ़ रहा है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रोच यहाँ पर यूज हुई है, क्योंकि उसका एक टारगेट है, वो दूसरों को पछाड़कर उसको आगे निकलना ही पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्राइव थ्योरी नीड्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज रेफर टू। जो नीड्स जो है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, वो कौन सी नीड्स होती हैं, ये आपको बताना है। फिजियोलॉजिकल, प्राइमरी, सेफ्टी या फिर सेकेंडरी। तो सबसे बात है जो सबसे एसेंशियल होती है, रोटी कपड़ा और मकान हम बोलते हैं ना, कि आपको खाना, फूड, हेल्थ, ये सब आपके लिए प्राइमरी नीड्स होती हैं। प्राथमिक जरूरतें जो होती हैं वो सबसे ज्यादा एसेंशियल होती है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। जब ये नीड्स पूरी हो जाती है तब हम दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं, है ना। अगर पूरे दिन आप भूखे रहते हैं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ये याद रहेगा कि मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है, कोई बस मुझे खाना दे दो। भले आप कितनी टेंशन में हो, लेकिन खाना नहीं मिला तो ये हो जाएगा। तो ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये मैस्लो की थ्योरी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैस्लो सम नीड्स ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन अनसेटिस्फाइड। तो कुछ जो चीजें होती हैं, बहुत कुछ नीड्स हमारी ऐसी होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं अगर उनको सेटिस्फाई ना किया जाए तो कौन सी वो नीड्स होती हैं? बीइंग नीड्स हो गई, फैमिली नीड्स होगी, डेफिशिएंसी या फिर ग्रोथ नीड्स हो गई। तो बीइंग नीड्स तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली और वो सेल्फ एस्टीम वाली इसमें आती है, तो ये नहीं आएंगी यहाँ पे। फैमिली नीड्स कुछ नहीं होती, ग्रोथ नीड्स भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं, जिनकी कमी से जो है आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब इनकी कमी है मुझे और अब मुझे इनको पूरा करना है, तो आप अनसेटिस्फाइड सा फील करते हैं। सो दीज आर द डेफिशिएंसी नीड्स। तो गाइज ये थे 10 क्वेश्चंस, है ना। एक दो क्वेश्चन में वेरिएशंस आता है तो आप कमेंट कर दिया करो कि हाँ आपको डाउट है या जो भी है इसमें, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर कुछ बच्चे शायद ये भी पूछ रहे थे कि आप व्हाट्सएप नंबर, देखो व्हाट्सएप नंबर जो है वो अंकित सर का है, वो आप उनसे ही बात करो, क्योंकि मैं उस व्हाट्सएप नंबर को नहीं चलाती हूँ। ही इज द एडमिन बेसिकली, और उन्हीं के पास वो नंबर है। सो आप उन्हीं को बोलो अगर व्हाट्सएप नंबर या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि व्हाट्सएप नंबर पे आप ऐड नहीं हो पा रहे हो। जैसे मेरी बात हुई थी अंकित सर से, तो कह रहे थे कि नहीं ऐड तो मैं कर रहा हूँ, तो अब मुझे नहीं पता इशू क्या है। जो लाइव सेशन होता है उनका, आप उसमें पूछ लेना उनसे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।